अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज के दिन का सबसे अहम मौजू DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बहुत से मौजूआत पर खुलकर बात की गई। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से लेकर माजी की हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मुलाकातों तक, माजी में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में किरदार को तस्लीम करने से लेकर अब खुद को मुकम्मल तौर पर सियासत से दूर रहकर आईनी किरदार अदा करने तक बहुत सी खुलकर बातें की गईं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े अहम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अनवर रज़ा साहब, जो आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और सियासी और अस्करी मामलात पर रिपोर्ट भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर भाई हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आप चूंकि ऐनी शाहिद भी हैं, आप वहाँ पे बैठे थे और रिपोर्ट भी कर रहे थे, तो क्या ये मुतवक्के था कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डीजी आए हैं वो भी आ जाएंगे और बहुत से मामलात पर खुल के बात करेंगे? थैंक यू सो मच वकास। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बाबर इफ्तिखार साहब DGISPR ने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की और आपने देखा कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब के मुतालिक जो उनके साथ सान्या, जिसे मैं सान्या कहूँगा क्योंकि ये हादसा तो नहीं है, हम्म। और उनके जो वफात थी उसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की और उन्होंने बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर चार्जशीट भी किया। उन्होंने माजी के बिल्कुल। जो हुक्मरान थे उनसे मुतालिक गुफ्तगू भी की और जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उस पर फौज का क्या किरदार होना चाहिए उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने अब फैसला कर लिया है कि हम गैर सियासी रहेंगे। ये सारी गुफ्तगू जब हुई और उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया तो अचानक से उन्होंने कहा कि हमारे साथ DGI भी मौजूद होंगे, ISI, और वो भी आपके सवालात का जवाब भी देंगे और कुछ बात भी करेंगे। हम बड़े सरप्राइज थे और बल्कि हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने ये सवाल भी किया कि उन्होंने अपने करियर में पहली मर्तबा इतनी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और उसकी वजह क्या थी। उन्होंने इस हम्म। पर सवाल भी किया। जब DGI आए तो उन्होंने पहले तो बताया कि वो हमेशा मीडिया से दूर रहते हैं और उन्होंने अपनी तस्वीर भी मीडिया पर कभी नहीं आने दी और ना ही अपनी कोई एक्टिविटी, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें प्रोफेशनली स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने कहा कि इतने सारे झूठ के सामने मैं समझता हूँ मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए मुझे सच बोलना चाहिए। मैं हम्म। सच बोलने के लिए और उतना सच बोलूंगा जितना कि मुझे जरूरत है। और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तशन्नुगी इसलिए भी बाकी रहेगी क्योंकि आज कोई बहुत सारे सवालात हुए भी नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये थी, हमने DGISPR साहब से कहा था कि 2 बजे अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा है और हम सब ने वहां पर शिरकत करनी है, तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे तक ही मुहित रही, वरना मुझे लगता है ये 3 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लोगों के दिलों में जो सवालात थे उसके जवाब आना अभी बाकी थे। खैर, ये बात तो अपनी जगह पर अभी भी हैरान कुन है कि आखिर DGISPR जो तर्जुमान है फौज के, उनके साथ साथ DGISI को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मैं समझता हूँ वकास, मुझे मेरी गट फीलिंग्स है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक ही मैं कह सकता हूँ कि जो किसी एक जमात का बयानिया है और जो पब्लिक परसेप्शन बनता चला जा रहा है पाक फौज से मुतालिक, शायद उस तासुर को दूर करने के लिए कि वो उनका सियासत में कोई किरदार नहीं और माजी में भी जो उन्होंने किया शायद वो भी मुल्क के लिए किया, तो इस तासुर को जाहिर करने के लिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो टेक्निकल चीजें थी शायद उन पर गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने DGISI को भी अपने साथ बैठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो था कि यहाँ पर जो मौजूद हैं मुहर्रिकात अरशद शरीफ से मुतालिक जिनका उन्होंने जिक्र किया, और आपने वकास देखा भी होगा कि उन्होंने एक अरशद शरीफ साहब का जब एयरपोर्ट, KP के एयरपोर्ट, बाचा खान एयरपोर्ट से वो दुबई रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि CM ने एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया और वो थ्रेट अलर्ट था कि अरशद शरीफ साहब की जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है। और उस थ्रेट अलर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि बाकी की इंफॉर्मेशन ना तो फेडरल गवर्नमेंट से और ना ही जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे KP के गवर्नमेंट ने शेयर की। और फिर KP के गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, उनके स्टाफ ने अरशद शरीफ साहब को गाइड भी किया, फैसिलिटेट भी किया एयरपोर्ट पर और उन्होंने रवाना किया। फिर उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल जो CEO ARY न्यूज के हैं, उन्होंने टिकट कराची से लिया और उसकी पेमेंट सलमान इकबाल के जो ऑफिस से थी वो हुई। वो चार्जशीट किया उन्होंने अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतालिक लोगों को यहाँ पर, और उन्होंने कहा
कि इमरान खान साहब पहले इस बात का इजहार कर चुके थे कि उन्हें पता है। वो मकसद उनका ये था बताना कि अरशद शरीफ साहब को हमसे कोई खतरा नहीं था, हमसे कोई मसला नहीं था। डीजीआई ने भी कहा कि मेरे जो सब ऑर्डिनेट थे उनसे भी अरशद शरीफ की गाय बगाए बात होती रहती थी, और अगर उन्हें खतरा होता तो डेफिनेटली वो हमसे राब्ता ना रखते, बल्कि उन्होंने दिसंबर में वापस आने के लिए भी कहा था। तो कौन ऐसे लोग थे जो उन्हें वापस नहीं आने देते थे, और कौन ऐसे लोग थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट और अरशद शरीफ के मामले पर सियासत कर रहे हैं। वकास, मैं चूंकि पहले दिन से अरशद शरीफ साहब के घर भी जाता रहा, उनकी वालदा से भी मुलाकात की। पहले तो मैं उनकी वालदा की हिम्मत, हौसले और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और दुआ बिल्कुल, गो कोई हूँ शक नहीं है, इसमें कोई शक अल्लाह नहीं है। ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और उनकी वालदा आमीन। को सब्र अता। आप यकीन कीजिए, आज जितना जम्मे गफीर था, इतना बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा किसी जर्नलिस्ट का हुआ हो। तो ये वालिहाना मोहब्बत थी अरशद शरीफ के मुहब्बे वतन होने की, कि कॉमन मैन, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, तमाम तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग आज जनाजे में मौजूद थे। तो ये था उनके हुब्बुल वतनी का सबूत। हम्म। मैं कहता हूँ कि उन्होंने मुल्क के लिए जान दी, और हमें अब उनकी इस कुर्बानी को, इस शहादत को रायगा नहीं जाने देना। अब उनकी बिल्कुल वालदा ऐसे। के जो सवाल थे उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से किए, इमरान खान साहब से किए, हमसे किए कि अब मेरे बेटे के कातलों को बेनकाब होना है। बीइंग ए सहाफी लीडर, हम सबकी ये जिम्मेदारी है, बीइंग ए जर्नलिस्ट भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अरशद शरीफ के मामले को दबने नहीं देना। खैर, ये कमीशन बन गया। हमने ये रिक्वेस्ट आज भी, डीजी आईएसपीआर ने भी इस बात का इजहार किया। हमने ये पहले दिन से बात की मैंने कि ठीक है, जुडिशल कमीशन कायम कर दिया आपने, लेकिन हमें हुकूमत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो एक कमीशन तश्कील दें, क्योंकि मामला हमारे मुल्क से बाहर का है। कीनिया गवर्नमेंट को जब अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन वहां पर चीजें जाके प्रोव करेगा, और हमारा जो कमीशन वहां पर जाएगा, जो तहकीकाती कमीशन वहां पर जाएगा, उसका और उनमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होगा। एक बात, हमें अब इसको प्रोव करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए क्या ऐसा होता आया है, आगे भी होता रहेगा कि जर्नलिस्ट को अपने मकासद के लिए, कोई सियासी जमात हो, कोई इदारा हो, पहले तो उसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको बुरी तरह उसके साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि शायद वो मुल्क छोड़ जाए, उसे अगवा कर ले जाए, उसकी टांगें तोड़ दी जाए, या फिर वो जान की बाजी हार बैठे। हमें अब इस पर संजीदगी से सोचना है, और सोचने के साथ साथ ऐसे कवानीन मुरतब करने हैं, ऐसे लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। ठीक है, बिल्कुल हमारे ऐसे। यहाँ बहुत ज्यादा बहस भी बकास होती रहती है कि जर्नलिस्ट को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल कमिटेड रहना चाहिए। अरशद शरीफ की मिसाल हम सबके सामने है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ कितने कमिटेड थे, कितने मेहनती थे। यही वजह है कि आज किसी सहारे के बगैर पूरे मुल्क से लोग उनके जनाजे में शरीक हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को सोचना होगा कि जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हैं, हमारे मुल्क के इदारों की बका है, हम मुल्क को जोड़े रखने की एक कड़ी हैं। लिहाजा इस तरह जर्नलिस्टों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले अनासर को भी बेनकाब करने की जरूरत है। देखिए वकास, मैं मायूसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये रियलिटी है, और माजी में हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो हों, मुर्तज़ा भुट्टो हों, लियाकत अली खान हो, मुझे बताएं कि किस बड़े शख्स के कमीशन और तहकीकात का नतीजा सामने आया है, और कभी भी नहीं कौन से आया, उनके आज कल तक नहीं आया। मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। अगर हमने अब भी ना सोचा ना समझा, तो इसका, अब बीइंग ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी, हमें तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका नुकसान मुल्क को होगा, और हमें बिल्कुल मुल्क ऐसे। के इस नुकसान को बचाना है, क्योंकि हम सब इस मुल्क की वजह से हैं। देखिए मुल्क का है, तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और अनवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही वो मौका है। और खास तौर पे अब जब हुकूमत भी ये चाह रही है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है कि जैसे भी तहकीकाती कमीशन बने उसमें जो है वो यूएन के अगर टीम शामिल की जाती है तो उससे प्रोब करवाया जाए। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका जो है ना अब कोई रिजल्ट आना चाहिए इस तहकीकाती कमीशन का। अच्छा अनवर साहब, अरशद शरीफ साहब के मामले पे तो डिस्कस बड़ा डिटेल में आपने कर लिया और इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। इस बात से हर बंदा और जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है एग्री करती है, जो अभी आपने बात की है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि एक किस्म की चार्जशीट थी, खास तौर पे पीटीआई और इमरान खान से साहब से मुतालिक भी। तो अब आप इमरान खान साहब की सियासत को कैसे देख रहे हैं आज के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद?
बिल्कुल वकास, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें अरशद शेख साहब के वाक़े को जोड़ा गया है 3-4 लोगों से। उसमें हम्म। इमरान खान साहब पर चार्जशीट बनाई गई है, उस पर जो सलमान इकबाल साहब हैं उन पर बात की गई है, और जो केपी के गवर्नमेंट है उन पर भी उंगली उठाई गई है। तो हम्म। इन सवालात का जवाब तो अब आना चाहिए। और जो कमीशन तश्कील दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जब एक बड़े इंपॉर्टेंट इदारे के दो बड़े सीनियर जनरल्स ने ये बात की है, तो उस कमीशन को इन लोगों को बुलाकर उसे प्रोव करने की जरूरत है। क्योंकि हम्म। देखिए, माजी में भी हमने देखा कि जो भी कोई कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई, और ना ही उसके नतीजा कोई सामने आया, और ना ही उसके कोई कातलों का पता चल सका। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क की सलामती का मामला है, और ये इससे जुड़े बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। वो हम्म। जवाब ना आए तो मैंने बारहा कहा कि उस जवाबात ना आने की वजह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, हमारे इदारे कमजोर होंगे, और इस तरह के आइंदा वाकयात भी होते रहेंगे जो कि ना तो किसी महजब माशरे के लिए बेहतर है और ना ही मुल्क के लिए। डेफिनेटली जिन लोगों का नाम इन जनरल्स ने लिया है, उन पर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए कि क्या वाकई कोई जो एविडेंस इनके पास है, कमीशन को वो भी उनकी भी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। तो वकास, इन लोगों को प्रूव करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम है। अब इस इल्जाम से निकलना इमरान खान साहब का काम है, सलमान इकबाल का काम है, और बाकी लोगों का काम है। वकार और खुर्म से मुतालिक बहुत सारी उन्होंने बात बताई कि आखिर दुबई से कीनिया जाने के लिए किसने उसे उन्हें मजबूर किया। हम्म। आपको उन्हें इत्तला में बताया था कि उन्होंने बताया DGISPR ने कि ये टिकट कराची से करवाया गया, और उसकी जो पेमेंट थी वो सलमान इकबाल साहब ने की। बिल्कुल। एक बार फिर फैसिलिटेट किसने किया इस मुल्क से जाने के लिए? केपी के गवर्नमेंट ने। फिर इमरान खान साहब इस बात को खुद भी तस्लीम करते हैं कि इमरान उन्होंने अरशद शरीफ को इस मुल्क से जाने के लिए कहा क्योंकि उनको यहाँ पर उनकी जान को खतरा था। तो हम्म। देखिए, ये तो इमरान खान साहब से भी पूछना चाहिए कि किन लोगों से उनकी जान को खतरा था। विकास, ये इसलिए भी जरूरी है कि मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब के वाक़े को सियासत से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल। ठीक है। और अब उनकी जिंदगी में भी ये हुआ, और अब उनके इस जहाने फानी से कूच करने के बाद भी उनकी उनकी डेड बॉडी पर, उनके जस्ते खाकी पर सियासत की जा रही है। हम्म। सियासत को आप अलग रखिए, लेकिन आपको उसके कातलों का सुराग लगाना पड़ेगा। ये हमारी सहाफती कम्युनिटी की नहीं बल्कि पूरी कौम की ये आवाज है। हम्म। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जब आज नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा किया गया, आप यकीन करिए लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। उनका यही मुतालबा था, और उनकी वालदा का भी यही मुतालबा था, उनकी बेवा का भी यही मुतालबा था कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो मंजरेआम पर आने चाहिए। लिहाजा जो एक इम्पोर्टेंट इदारे की जानिब से इल्जामात लगाए गए हैं या हकायक बयान किए गए हैं, उन हकायक को जांचने की जरूरत है। और जिन हम्म। पर ये बात की गई है, उंगली उठाई गई है, उन लोगों पर भी ये फर्ज बनता है कि वो लोग आए और अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कमीशन के सामने बयान करें। अगर कमीशन के सामने आपने कुछ नहीं करा, हम्म। तो कम अज कम कौम को बताना पड़ेगा आपको कि अरशद शरीफ के इस वाक़े के पीछे सियासत थी, कौन लोग थे और कौन लोग इन्वॉल्व थे कि वो इस हादसे का शिकार हुए। ये साने आए इस मुल्क के लिए, और ये साने जो हैं वो बार बार अगर होते रहे तो इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसा ही है अनवर भाई। आप बिल्कुल, ये एक चार्जशीट है और बड़ी सीरियस चार्जशीट है पीटीआई के खिलाफ और केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ। इसके अलावा भी कुछ चार्जशीट्स थी जिसपे बात की है डीजीआई ने और डीजीआईएसपीआर ने भी, जिसमें उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा है कि मार्च के महीने में इमरान खान साहब, क्योंकि उसने हुकूमत का नाम लिया तो जाहिर है उसमें इमरान खान साहब ही आते हैं, वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। और दूसरी साइड पे जो इमरान खान साहब बयानियां बना रहे हैं रोडों पे, जलसों में और आगे पीछे इतमाद में, वो भी आपके सामने है। तो अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब जो खान साहब कल से लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं, उस पे जो है ये आज जो फौज की क्यादत की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, ये कितना एक असरअंदाज हो सकती हैं उनके इस कैंपेन पे और लॉन्ग मार्च पे? देखिए विकास, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी शायद यही था कि वो कौम को बताना चाहते थे कि जो असल हकायक हैं वो ये हैं कि हम्म। इमरान खान साहब जो खुफिया रातों में मुलाकातें करते हैं, उसमें उनकी गुफ्तगू और उनका बयानिया कुछ और होता है, लेकिन जब पब्लिक गैदरिंग में वो बात करते हैं तो वो यकसर उससे मुस्तरिद होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये बात DGI ने
कैटेगोरिकली कही है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए आर्मी चीफ साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल। इमरान खान साहब, और फिर आपको याद होगा जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे वो यही कहा करते थे कि फौज और हुकूमत सेम पेज पर है। फिर जब वो इक़्तिदार से उतरे तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाने इदारे पर शुरू कर दिए। ठीक है, अगर आपको किसी शख्स से, किसी शख्सियत से कोई शिकायत है तो आप उसको चार्जशीट ज़रूर कीजिए अगर आपके पास कोई एविडेंस है। लेकिन किसी एक शख्स की वजह से, किसी भी इदारे का हो, आप पूरे इदारे को मलाइन करें और सोशल मीडिया पर इस तरह की कैंपेन करें तो उसका नुकसान मुल्क को होगा। वो देखिए हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इस सारी सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाएगा। पाकिस्तान माशी सूरत-ए-हाल पर तबाहली का शिकार है। फिर आपकी सियासी सूरत-ए-हाल अदम इस्तेहकाम है। फिर मुझे बताइए स्वात में तालिबानाइज़ेशन फिर बढ़ती चली जा रही है। अब जो सियासी जमातें अगर इस सारी सूरत-ए-हाल में एक-दूसरे का के गिरेबान की तरफ बढ़ रही हैं, अब इसमें एक ही इदारा जिसने इस मुल्क को जेल किया हुआ है, इस सूबों को जोड़ा हुआ है, वो है पाक फ़ौज। अगर ठीक है, फ़ौज ने भी गलतियाँ की हैं और उसकी क़यादत ने उसको तस्लीम भी किया है, जी, लेकिन खुले दिल अगर से आप तस्लीम किया उन्होंने। तस्लीम किया लेकिन अगर आप वकास उनको, मैं कहता हूँ कि ठीक है इमरान खान साहब को कोई फ़ॉरेन एजेंडा नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस नाज़ुक मोड़ पर फ़ौज को मलाइन करेंगे, उनको सोशल मीडिया पर आज देखा आपने डीजीआईएसआई ने कहा कि मुझसे मुताल्लिक़ ग़लीज़ गुफ्तगू की गई, बयानियाँ बनाया रहा है, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि मुझे अपने मुल्क की और अपने इदारों की परवाह है। ठीक है, आप बात कीजिए, एक जो आइन और कानून आपको हक देता है, उस पे राहे में रह के आप गुफ्तगू ज़रूर कीजिए, ये आईन पाकिस्तान ने आपको हक दिया, लेकिन इसके साथ-साथ आज उन्होंने कहा कि 245 आर्टिकल जो है आइन का, उसके तहत अगर फेडरल गवर्नमेंट पाक फ़ौज को बुलाना चाहेगी तो हम आएँगे और हम बिल्कुल। मुल्क में किसी को अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे। ये कैटेगोरिकली पैगाम था इमरान खान साहब का। अब देखिए लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कबल अज़ वक़्त इंतखाबात की तारीख़ उन्हें मिल जाए। मैं समझता हूँ कि ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख़ ना देते और लॉन्ग मार्च जुमे को ना शुरू करते। ख़ैर वो 6 रोज़ तक इस लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद आएँगे। मुमकिन है, मैं खुद भी समझता हूँ और मैं चाहता भी यही हूँ कि तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो इस लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने तक अगर मिल बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल कर लें तो गुड है, अच्छी बात है। अदरवाइज़ खुदा न ख़ास्ता अगर इस लॉन्ग मार्च में कोई मिसहैप होता है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो वकास फिर इसके लिए आप मुझे बताइए बड़ी मुश्किल होगी इस जमहूरियत के लिए आगे बिल्कुल, चलना। बिल्कुल ठीक, ठीक क्योंकि कह रहे हैं देखिए आप। आप किसी को जवाज़ फ़राहम कर देंगे। देखिए हुँ, मुल्क में इंतशार तो फैलाने की किसी को कोई इजाज़त नहीं, और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर आज एक सियासी ताकत अपने धरने, अपने लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर अगर किसी हुकूमत को गिराती है या हुकूमत तब्दील करवाती है, तो फिर मुझे बताएँ मौलाना फज़ल रहमान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो दीगर सियासी कुव्वतें हैं, वो भी फिर कल को किसी हुकूमत को जो उनको पसंद नहीं होगी, वो भी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे। तो ये जो हुँ, सिलसिला है ये बढ़ता चला जाएगा, जिसे अब इस वक़्त स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान बिल्कुल। खान साहब को अपनी जो एक ताकत है अवामी, उसको पॉज़िटिव यूज़ करने की ज़रूरत है अपने लिए, इस मुल्क के लिए। देखिए, अगर आपको लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई डेट नहीं मिलती, तो मुझे बताएँ फिर आपका लॉन्ग मार्च नाकामयाब होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, हुँ, ये तो हुकूमत ने और स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर ने, राना सनाउल्लाह ने तय कर रखा है, हुकूमत ने कर रखा है, उनके इत्तेहादियों ने तय कर रखा है कि हमने इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं नहीं होने होने देना। देंगे। हुँ, एक बात, और दूसरी बात, असद उमर साहब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक एप्लीकेशन कल सबमिट की है कि हमें H9 और G9 के दरमियान जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब बैठे थे, सिट इन करने दीजिए, हम पुरअमन रहेंगे, ठीक है? हुँ, अब इस बात की गारंटी कौन देगा कि कोई नहीं जब दे माओ सकता। आएगा तो पुरअमन रहेगा? देखिए, ना तो ये अदालतें इसकी गारंटी दे सकती हैं, ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई इदारा दे सकता है। हुँ, हुकूमत के पास फिर क्या जवाब होगा जब ये लोग इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे? अब वो उसकी माज़ी में मिसाल मौजूद है। आपने देखा जब इमरान खान साहब का धरना था तो पार्लियामेंट के अंदर कैसे ग्रिल्स पर कपड़े थे और सारे लोग अंदर दाखिल हो गए थे। आप कैसे रोक सकते हैं? फिर उसको रोकने के लिए बिल्कुल ऐसा आपको ही। ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ताकत का इस्तेमाल होगा तो हालात बिगड़ेंगे, जब हालात बिगड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए आप ठीक कह रहे हैं जहाँ हमारा जो इमरान जी, सॉरी जी, हमारे जी। पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया और एंड में बात वही है कि अगर खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करके आ रहे हैं और उनके
उनका फोकस ये है कि मैंने हुकूमत को घर भेजना है, तो ये कोई भी आईनी तरीकाकार नहीं है कि लॉन्ग मार्च के जरिए जो है हुकूमत को घर भेजा जाए। अगर हर इदारा और खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट भी अब कह रही है कि आईनों कानून के मुताबिक मामलात को आगे चलना चाहिए, तो फिर खान साहब को भी मिल बैठ के ये सोचना होगा कि आईनों कानून के मुताबिक नए इलेक्शन जो है वो कैसे अनाउंस किए जा सकते हैं और क्या तारीख दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अनवर रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।